गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 9 बिजनेस स्कूल बुक का, जिसकी हेडिंग है पैसे के लिए काम नहीं करना। इसकी स्टार्टिंग इस चैप्टर की यहाँ से होती है कि हमने ऐसे लोग अपने आसपास कई देखे हैं जो आर्थिक दलदल में फंसे होते हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, जो सोच रहे होते हैं कोई पार्ट टाइम जो जॉब कर लें या बिल्कुल दिवालिया होने के कागार पे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अगर इंसान की लाइफ में पैसे की कमी होती है तो आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने के अलावा और ये इंसान की लाइफ में और कई तरह से चोट पहुंचाता है। जैसे पैसे की कमी से वैवाहिक रिलेशन, मैरिज लाइफ भी अच्छी नहीं होती है, इंसान का कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है और कदम कदम पर उसके आत्म स्वाभिमान का भी इम्तिहान होता है। इसलिए पैसे की कमी बहुत ही खराब चीज़ है और पैसे की ज़रूरत मतलब कितनी बुरी तरह से उस वक्त आदमी को होती है, ये उसी वक्त महसूस होता है जब आपके पास पैसा नहीं होता। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिंदगी जीने के 3 तरह के तरीके हैं। पहला तो है डर की भावना के साथ जीना। जैसे कि ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं और अधिकांश मौक़ों पर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तो ये होता है कि डर की भावना के साथ जीना। दूसरा होता है क्रोध और कुंठा की भावना के साथ ज़िंदगी जीना। ये जीवन जीने का दूसरा तरीका है। और इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये जॉब वालों के साथ ज़्यादा होता है कि उनको ये कंपल्सरी होता है कि डेली उठना है और काम पर जाना है। वो चाहकर भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते। और जो व्यक्ति इस भावना के साथ रहता है उसके पास एक अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह हो सकती है, परंतु वो काम करना बंद नहीं कर सकता और यहाँ से कुंठा शुरू होती है। तीसरा जो है जीने का तरीका है खुशी, शांति और संतुष्टि की भावना से जीना। जीने का तीसरा तरीका है मन की शांति के साथ जीना, ये जानते हुए कि चाहे आप काम करें या नहीं, आपके पास काफ़ी पैसा आता रहेगा। मेरे लिए एक ऐसी भावना है, जीने का ऐसा तरीका है जो इतना मूल्यवान है कि इसे हासिल करने की कोशिश की जाना चाहिए। हालांकि हम आज भी काम करते हैं, जो लोग अमीर बन जा रहे हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, परंतु वो मजबूरी में काम नहीं करते। हम जानते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी समय काम करना बंद कर सकते हैं और इसके बाद भी हमारे पास जीवन पर पर्याप्त पैसा, अधिक पैसा आता रहेगा। तो ये बहुत ही एक सुखद फीलिंग वाला तरीके से जीना है। आगे हम देखते हैं कि धन और संपत्ति के बीच में क्या अंतर होता है। हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान हमेशा धन के लिए काम करना जारी रखेगा तो उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। अगर उसे अपने जीवन की क्वालिटी को सुधारना है तो उसे अपने जीवन मूल्य बदलने की ज़रूरत होती है। अगर वो अधिक धन हासिल कर भी ले, ऐसे इंसान जिन्हें जीवन मूल्य नहीं परिवर्तित किए, तो अगर वो अधिक धन हासिल कर लेंगे तो भी एक नया जीवन शुरू कर सकेंगे, पर अपने मूलभूत जीवन मूल्य नहीं बदले तो वो हमेशा अपनी बची हुई ज़िंदगी मतलब ऐसे गुस्से में और कुंठा में गुजार देंगे। उनकी ज़िंदगी में वो सुखद फीलिंग नहीं आएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने संपत्ति के बजाय धन के लिए काम करने का विकल्प चुना था। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि संपत्ति क्या है। संपत्ति धन में नहीं नापी जाती, बल्कि समय में नापी जाती है। हमारी परिभाषा है, संपत्ति किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वे आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे नाम पर कुल जमा 1000 रुपये की बचत हो और मेरे जीवन यापन का खर्च प्रतिदिन 100 रुपये हो तो मेरी संपत्ति 10 दिन है, और अगर मेरा खर्च 50 रुपये हो तो मेरी संपत्ति 20 दिन है। स्वास्थ्य और संपत्ति एक जैसे हैं क्योंकि दोनों को ही समय मापा जाता है। हम सभी ने इस तरह की कहानियां सुनी हैं कि डॉक्टर किसी से कहता है, तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए 6 महीने बचे हैं, तो डॉक्टर मरीज को उसके स्वास्थ्य का अनुमान समय के पैमाने पर दे रहा है। और कई लोग तो ऐसे कहते हैं, हम -2 महीने में जी रहे हैं, अर्थात वो उधार लिए हुए समय और उधार लिए हुए धन पर जीते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि धन 2 प्रकार के होते हैं, एक वह धन जो श्रम से आता है और दूसरा वह धन जो आपकी संपत्तियों से आता है। पर हमारे समाज में प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों या कर्मचारियों की तरह सोच रहे होते हैं, जो धन के लिए काम करते हैं, ना कि बिजनेस मालिकों और निवेशों की तरह जो अपने एसेट से संपत्ति हासिल करने के लिए काम करते हैं। सीधे सीधे शब्दों में ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान आय पर लगा रहता है, जितना आता है वो उसको फिर खर्च करते हैं, उसमें ही लगा रहता है, जबकि बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट वाले लोगों का ध्यान संपत्तियों पर लगा रहता है। संपत्तियां भी 3 तरह की होती हैं। पहली है बी क्वाड्रेंट बिजनेस, रियल एस्टेट और पेपर एस्टेट।
यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम मनुष्यों की जो बुद्धि है वो भी 3 प्रकार की बुद्धि होती है। अलग अलग बुद्धि वाले लोग हमें मिलते हैं। वित्तीय सफलता के लिए जिस तरह 3 अलग अलग प्रकार की शिक्षा, शैक्षणिक, प्रोफेशनल और वित्तीय शिक्षा ज़रूरी है, उसी तरह असली दुनिया में वित्तीय सफलता के लिए 3 प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये है मानसिक बुद्धि, आमतौर पर वो जिससे स्कूल में IQ नापा जाता है। दूसरी है भावनात्मक बुद्धि। ये कहा गया है कि भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से 5 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। भावनात्मक बुद्धि का उदाहरण है बहस करने के बाद भी ठंडे बने रहना, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना जिसके बारे में आप जानते हैं कि लंबे समय में अच्छा जीवन साथी नहीं होगा, और विलंब से संतुष्टि के लिए तैयार रहने की आदत। और तीसरी है वित्तीय बुद्धि। आपकी वित्तीय बुद्धि आपके व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नापी जाती है। आपकी वित्तीय बुद्धि इस बात से नापी जाती है कि आप कितना धन कमाते हैं, आप कितना धन रख पाते हैं, आपका धन आपके लिए कितनी कड़ी मेहनत करता है और आप उस धन को कितनी पीढ़ियों तक हस्तांतरित कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं स्मार्ट लोग अमीर बनने में असफल क्यों रहते हैं। दुनिया में हम बहुत सारे स्मार्ट एजुकेटेड लोग देखते हैं पर फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। इसका क्या कारण होता है? कई स्मार्ट लोग अमीर बनने में असफल रहते हैं, हालांकि उनका IQ बहुत अच्छा रहता है और स्कूल में उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहता है। इसका कारण यह है कि उनमें वित्तीय सफलता और संपत्ति के संग्रह के लिए आवश्यक भावनात्मक बुद्धि का अभाव होता है। कम फाइनेंशियल IQ के 4 आम लक्षण हैं। तो जिनका कम फाइनेंशियल IQ होता है, कम भावनात्मक बुद्धि, उसके 4 लक्षण बताए गए हैं। एक तो वह बहुत धीमे धीमे अमीर बनते हैं क्योंकि वे धन के खेल को बहुत सावधानी से खेलते हैं और ज़रा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। चूंकि वे ई क्वाड्रेंट में नौकरी करते हैं इसलिए अपनी आमदनी का अधिक प्रतिशत हिस्सा टैक्स में दे देते हैं और इस वजह से वह बुद्धिमानी से निवेश करने में असफल रहते हैं और अपने धन को बैंक में रखते हैं, बहुत कम ब्याज कमाते हैं और उन्हें ब्याज से जो थोड़ी बहुत रकम मिलती है उस पर और भी ऊंची दर से टैक्स लगता है। दूसरा कारण है वह बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति में धैर्य नाम की भावनात्मक बुद्धि का अभाव होता है। ये व्यक्ति अक्सर नौकरियां बदलता रहता है। ये एक जबरदस्त विचार से दूसरे जबरदस्त विचार पर कूदता रहता है। ये लोग कुछ शुरू करते हैं फिर उससे ऊब जाते हैं और छोड़ देते हैं। तीसरे हैं ऐसे लोगों में भाव वेग में खर्चा करना, वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति की व्यायाम करने की प्रिय आदत है शॉपिंग करना। ऐसे लोग तब तक खरीदारी करते हैं जब तक कि वे गिर ना जाएं। अगर उनके पास धन है तो वह उसे किसी भी सनक पर खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं धन मेरी उंगलियों से फिसल जाता है। चौथा है वह असफलता का कारण उनका कि किसी मूल्यवान वस्तु का स्वामी बन पाने की अयोग्यता होती है उसमें। दूसरे शब्दों में इस व्यक्ति के पास वही वस्तुएं होती हैं या वह उन चीज़ों के लिए काम करता है जो उसे गरीब बनाती हैं। उदाहरण के लिए मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया है। जैसे ही वह इसके मालिक बनते हैं वह इसे बेच देते हैं, कमाई को लेते हैं और उससे क्रेडिट कार्ड बिल या स्टूडेंट लोन का भुगतान कर देते हैं या एक नई नाव खरीद लेते हैं या फिर छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे उन चीज़ों को कसकर पकड़े रहते हैं जिनका बहुत कम मूल्य है और उन चीज़ों को बेच देते हैं जिनका असली मूल्य है। इन्हीं लोगों में से कई बिजनेस बनाने के बजाय किसी और के लिए काम करना बेहतर समझते हैं और वे किसी ऐसी चीज़ में कड़ी मेहनत करते हैं जो कभी उनके स्वामित्व में नहीं आएगी। डर की भावना इतनी प्रबल होती है कि वह स्वतंत्रता के लिए काम करने के बजाय सुरक्षा के लिए काम करना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं भावनात्मक बुद्धि फाइनेंशियल बुद्धि के लिए अनिवार्य है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो असली दुनिया में भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। ऊंचे फाइनेंशियल IQ के लिए ऊंचा भावनात्मक IQ होना अनिवार्य है। अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वारन बफे का कहना है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने धन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। क्योंकि जब भी वो ज़्यादा ऊपर उड़ता है या तो वो अनियंत्रित हो जाता है या फिर वो फटाफट अमीर बनना चाहता है या कुंठा की वजह से वो छोड़ देता है। तो यहाँ यही सार निकल के आता है कि भावनात्मक IQ जितना ज़्यादा बढ़ता है लोगों की ज़िंदगी उतनी बेहतर बन जाती है। जैसे हम देखते हैं कि गर्म स्वभाव और तत्काल प्रतिक्रिया लोगों को जो वॉर वाले एरिया में होते हैं युद्ध में जिंदा रखती है, परंतु ऐसी भावनाएं बिजनेस की दुनिया में उसे मार डालती हैं। तो अपना फाइनेंशियल IQ सुधारना है तो उसे अपना भावनात्मक IQ सुधारने की मेहनत करनी चाहिए। जब अपनी भावनाओं पर उसका नियंत्रण ठीक हुआ तो फिर लोगों का मैरिड लाइफ भी सुधर जाती है,
बिजनेस योग्यताओं में सुधार हो जाता है, उनकी निवेश करने की योग्यता भी सुधर जाती है, अपने गुस्से को दूर रखने से भी लोगों की सेहत भी सुधर जाती है। इस तरह से भावनात्मक IQ सुधरने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सर्वश्रेष्ठ फायदों में से एक ये है कि यह आपके भावनात्मक IQ को विकसित करता है। हर बार जब भी आपका सामना ऐसे लोगों से होता है जो छोड़ देते हैं या झूठ बोलते हैं, हर बार जब आप अपने डरों, अपनी निराशाओं, अपनी कुंठाओं और अपनी धैर्यहीनता को एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए जीतते हैं, तो आप अपने भावनात्मक IQ को बढ़ा लेते हैं। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बढ़िया जगह है जहां आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं और अपने आप को सुधारने में मेहनत कर सकते हैं। तो अब हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मेरी भावनाओं के कारण मेरे व्यक्तित्व में कोई कमी तो नहीं है, जैसे कि अधक संकोच करना, हेजिटेशन, रिजेक्शन का डर, सुरक्षा की आवश्यकता, धैर्य की कमी, बहुत चिड़चिड़ाना, कोई बुरी लत, भाव वेग में काम करना, बहुत गुस्सा या बहुत धीमे धीमे बदलना या आलस। तो इस तरह की कमियां हमारे में तो नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक बड़ा लाभ ये है कि ये आपकी भावनात्मक बुद्धि की जांच करेगा और कई प्रकरणों में इसमें भारी सुधार करेगा। भावनात्मक IQ का सुधरना शुरू करता है तो आप शायद ये पाएंगे कि आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। आप ये पाएंगे कि आप लोगों से बात करना अधिक आसान हो गया है, आप अधिक स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह पाते हैं, आप अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं, और जब आप ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से करते हैं तो आपका बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अधिक धैर्य होने से आपके पास बेहतर निवेशक बनने के बेहतर अवसर होगा। आप बेहतर अभिभावक, टीचर बन सकते हैं और अपने बच्चों को बेहतर तरीके से परवरिश कर सकते हैं। इसलिए ये तो यही कहा जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बनाने में कुछ साल का निवेश करने से आपके जीवन में कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, क्योंकि जीवन एक बहुत भावनात्मक विषय है। आगे हम ये भी देखेंगे कि कुछ सफल नेटवर्क मार्केटर्स असफल क्यों होते हैं। तो इसका जवाब आपको उनकी भावनात्मक बुद्धि में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, रे नाम का एक व्यक्ति उस सफल नेटवर्क मार्केटर का एक उदाहरण है जो बाद में असफल हुआ। रे दक्षिण कैलिफोर्निया में रहता है। वह कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद एक हेल्थ फूड स्टोर चेन के लिए काम करने लगा और उसे जल्दी ही उस स्टोर का मैनेजर बना दिया गया। रे के पास बायोकेमिस्ट्री की डिग्री थी, इसलिए उसकी स्वास्थ्य में बेहद रुचि थी। एक दिन एक ग्राहक अंदर आया और उसने रे को हेल्थ प्रोडक्ट्स की नई श्रृंखला दिखाई। रे ने उन प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया और पाया कि बहुत अच्छे हैं। रे ने अपने बॉस को बताया कि ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इनको अपने स्टोर में रख सकते हैं। बॉस ने कहा नहीं। तो धैर्यहीन और आवेगपूर्ण स्वभाव होने के कारण रे ने तत्काल अपनी नौकरी छोड़ दी और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अवसर में शामिल हो गया। 3 साल तक रे ने बिजनेस का अध्ययन किया और इसे सीखा। वह कुछ वर्षों तक आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहा और तभी अचानक बत्तियां जल गई। रे ने ई क्वाड्रेंट की मानसिकता को छोड़कर बी क्वाड्रेंट की मानसिकता हासिल कर ली। उसका बिजनेस धमाके के साथ बढ़ गया और जल्दी ही वह 1 सप्ताह में उससे अधिक धन कमा रहा था जितना वह हेल्थ फूड स्टोर में अपनी 1 साल की नौकरी में कमा पाता। जल्दी ही रे मंच पर इस बिजनेस में आने वाले सभी नए लोगों से बात करने लगा था। वह नया स्टार था। समस्या ये थी कि स्टेज और स्टार बनना उसके दिमाग पर चढ़ गया। वह घमंडी और अति आत्मविश्वासी हो गया, जो कम भावनात्मक बुद्धि का परिचायक है। वह उन लोगों से बहस करने लगा जिन्होंने उसे ये बिजनेस करना सिखाया था। उसे लगता था कि वो उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट था, क्योंकि उसके पास अच्छी कार थी, ज़्यादा अच्छा घर था, उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा था। पैसे ने दरअसल उसके दिमाग को बौरा दिया। तो क्या हुआ, उसके बाद एक नया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू हो रहा था और उन लोगों को भी अपने हेल्थलाइन प्रोडक्ट के लिए रे जैसे सितारों की तलाश थी। तो उन्होंने उसको रे को मना लिया। रे ने उस पुरानी कंपनी को छोड़ के इनकी कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर आगे क्या होता है कि 3 साल बाद रे दिवालिया हो चुका है। क्यों? एक तो ये कि नई कंपनी के मालिक भी रे जैसे ही थे, उनमें धैर्य नहीं था, वह भाव वेग में काम करते थे, वह बहुत जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते थे। दूसरा कारण ये कि रे ही की तरह नई कंपनी मालिक भी धन के खराब मैनेजर थे, जो चमक दमक और दिखावे में विश्वास करते थे, जो पैसे उछालते थे और अर्थहीन बातें करते थे। अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने की बजाय और रियल एस्टेट में दोबारा निवेश करने की बजाय, यानी असली संपत्ति हासिल करने के बजाय, उन्होंने संपत्ति के प्रतीकों को खरीदा, जैसे कि तेज कारें खरीदी, तेज महिलाएं पसंद की और तेज गति से वो बिजनेस से बाहर चले गए और दिवालिया हो गए। तो इसलिए वो असफल हुआ क्योंकि उसकी भावनाएं उसके विचारों पर हावी हो गई थी। तो यहाँ कहने का ये मतलब नहीं कि मेंढक बने रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बदलना गलत है। किसी कंपनी को छोड़ना में कोई बुराई नहीं है,
बशर्ते आपके पास भावनात्मक कारणों के बजाय ठोस और सही कारण हों। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाना मेंढकों के लिए अच्छा हो सकता है, परंतु यह बिजनेस मालिकों के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे मेरे दोस्त ने कहा है, मेंढक होने के साथ एक समस्या ये है कि ना सिर्फ आपको अपना पूरा दिन कीड़ों का पीछा करने में बिताना होता है, बल्कि आपको उन कीड़ों को खाना भी होता है जिन्हें आपने पकड़ा है। संदेश ये है कि एक बार आपको कोई ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिल जाए जो आपके लिए सही हो, तो उस बिजनेस को और अपने आप को इकट्ठे विकसित होने का समय दें। कीड़ों का पीछा करने वाले मेंढक की तरह ना बने। आगे हम देखते हैं सफल नेटवर्क मार्केटर्स अधिक सफल क्यों बनते हैं। एक सफल नेटवर्क मार्केटर्स और अधिक सफल क्यों बनता है? तो उसका फार्मूला है, पहला कि बिजनेस बनाओ। जमीन से बिजनेस को ऊपर उठाना है, इसमें ज़्यादातर 5 साल लगते हैं और कई बार कम समय भी लग सकता है, पर कोई भी बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है, उसे बढ़ने के लिए समय देना चाहिए। दूसरा है कि बिजनेस में दोबारा निवेश करें। ये भी कदम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उसे नहीं करेंगे तो आप जितना कमाएंगे उतनी जल्दी आप खर्च भी कर देंगे, आपका पैसा रुकेगा नहीं। तो इतनी तेज़ी से आप खर्च करेंगे तो आप जल्दी ही बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस वही अपने बच्चे को बढ़ने में मदद करने के बजाय वैसे बच्चे को लंच मनी को चुरा लेते हैं और बच्चा भूखा मर जाता है। तो इस तरह से उस पैसे को हमें दोबारा उस बिजनेस में लगाना है। आगे देखते हैं बिजनेस में दोबारा निवेश किया जाता है और कैसे करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोबारा निवेश करने का ये अर्थ हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को 10 लोगों से फैलाकर 20 लोगों तक ले जाएं। इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि आप अपनी डाउनलाइन को ज़्यादा गहराई तक जाने में मदद करें और इसके लिए अपना कुछ समय दें। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक बढ़िया बात यह है कि इनमें आपको अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती। सच्चा बिजनेस मालिक बनने के लिए निवेश करना और दोबारा निवेश करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ना आगे हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश। रियल एस्टेट क्यों? क्योंकि एक तो ये कि टैक्स कानून उन बिजनेस मालिकों के पक्ष में बनाए गए हैं जो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। रियल एस्टेट और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक दूसरे के लिए बने हैं। दूसरा कारण यह है कि आपका बैंकर आपको रियल एस्टेट के लिए हंसते हंसते लोन दे देगा। आप अपने बैंकर से ज़रा पूछ कर देखें कि आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक के लिए लोन देगा, तो वो आपको हंसते हंसते बैंक से बाहर निकाल देगा। पर इसमें एक चेतावनी भी है कि रियल एस्टेट के जो निवेश होते हैं थोड़े जोखिम भरे भी होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा अतिरिक्त आय नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो कहीं आप और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें गलतियां भी कर सकते हैं और गलतियां बहुत महंगी साबित हो सकती हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कि सफल नेटवर्क अधिक सफल क्यों बनते हैं, जिसमें हमने देखा कि बिजनेस बनाओ, बिजनेस में दोबारा निवेश करना चाहिए या रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए। और आगे है उसके बाद ये तीनों करने के बाद आप अपने लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदें, लग्जरी आइटम्स खरीदें। पहले बिजनेस बनाएं, फिर बिजनेस में दोबारा निवेश करें और तीसरे नंबर पर रियल एस्टेट खरीदें और फिर जो पैसा आए उससे अपने लिए लग्जरी आइटम्स खरीदें। अधिकांश लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? अधिकांश लोग इस योजना पर क्यों नहीं चलते जबकि ये एक आसान योजना है? इसका जवाब भावनात्मक बुद्धि में मिलता है। आवश्यक धैर्य, अनुशासन और संतुष्टि में विलंब की इच्छा का अभाव होता है लोगों में आजकल, इसलिए वो इसको फॉलो नहीं करते। वास्तव में तीनों आईक्यू में फाइनेंशियल आईक्यू सबसे आसान है, जिससे स्पष्ट होता है कि बहुत सारे लोग जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते अमीर क्यों बन जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से फाइनेंशियल आईक्यू को भावनात्मक आईक्यू से जोड़ देना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस बुद्धि को विकसित करने में किसी की भी मदद कर सकता है। आगे हम लास्ट में हम एक पॉइंट और देखते हैं कि लोग अपनी नौकरी में खुश क्यों नहीं होते। तो सुख का एक कारण नियंत्रण है। आपका जितना नियंत्रण होगा आप उतने ज़्यादा सुखी होंगे। दूसरी ओर अगर आप नियंत्रण से बाहर हैं या आप नियंत्रण खो देते हैं तो आप अक्सर दुखी हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि इंसान हवाई अड्डे की तरफ तेज़ी से कार में जा रहा था कि अचानक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिल जाता है। अब उसे टेंशन होने लग जाती है और उसे लगता है कि उसका फ्लाइट भी मिस हो जाएगी, वो क्या करे। तो इस तरह से उसका खुशनुमा जो मूड होता है वो दुख में बदल जाता है, क्योंकि उस ट्रैफिक पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो नियंत्रण और सुख करीबी रूप से जुड़े होते हैं। अब लास्ट में ही देखते हैं, तो सवाल यह है कि क्या आप अपने धन के लिए काम कर रहे हैं, संपत्ति के लिए? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप संपत्ति के लिए काम करना शुरू करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 सुझाव हैं। पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें या फिर निवेश करना सीखें। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति अपने फाइनेंशियल या वित्तीय जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देता है तो वह सुखी कैसे रह सकता है? ये हो ही नहीं सकता। तो कुछ सालों में अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में सफल हो जाते हैं तो आपके धन के लिए काम करने के बजाय संपत्ति आपके लिए काम करती है। तो आपको
पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर देना चाहिए या निवेश करना सीखना चाहिए। और जब आप इस तरह से बी और ई क्वाड्रेंट में सफल होते हैं तो आपका संपत्ति आपके लिए काम करती है, आपको धन के लिए काम नहीं करना पड़ता। थैंक यू।